हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज का नाम है CSET लीगल एप्टीट्यूड सीरीज। इस सीरीज में मैं आपके साथ पूरा CSET के सारा सिलेबस कॉन्सेप्ट वाइज सीक्वेंस में डिस्कस करूंगा। सारे जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। MCQs के बारे में भी बात करूंगा, किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या एग्जाम में आ सकता है। तो सारी बातें हम इस सीरीज में करने वाले हैं। इस पूरी सीरीज में अगर आप इस पूरी सीरीज मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको पूरा CSET का लॉ का सिलेबस कवर करवाने वाला हूं। यानी कि इन लेक्चर्स को देखने के बाद आपको CSET का लॉ कहीं और से पढ़ने या देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं इस सीरीज को और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर। तो फर्स्ट चैप्टर जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो CSET के लीगल एप्टीट्यूड में जो पहला चैप्टर आता है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बारे में बात कर लेते हैं और जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो इस चैप्टर में है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन वैसे बहुत बड़ा है लेकिन आपके लिए सिर्फ एक चैप्टर गिवन है, तो वहां जितने भी प्रोविजंस हैं उन सब के बारे में अब हम लोग बात करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं किसके बारे में, बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो चैप्टर है आपका फर्स्ट, CSET लीगल एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग हम पूरा का पूरा डिस्कशन कर रहे हैं। तो जितना भी डिस्कशन हमारा होगा वो स्ट्रिक्टली एज पर द सिलेबस ऑफ CSET रहेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो ज़रा इंट्रोडक्शन पे नज़र डालिएगा। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो यहाँ पे तो देखो आपको तीन बातें यहाँ पे मेजरली मिलती हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर में आपको तीन बातें मेजरली मिलेंगी, यानी कि स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में बात की गई है। एंड द फर्स्ट एलिमेंट जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है दैट इज प्रीएम्बल। तो सबसे पहले आपको प्रीएम्बल के बारे में इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। प्रीएम्बल क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिकली जो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के आइडल्स की एंड उनके एस्पिरेशंस की। अभी मैं प्रीएम्बल के बारे में डिटेल में बात करूंगा, अभी बताऊंगा कि प्रीएम्बल में क्या लिखा हुआ है। वैसे आपने प्रीएम्बल कई जगह पढ़ा होगा, आज इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और इसके जो मेन एलिमेंट्स हैं उनको भी हम यहाँ पे समझेंगे। उसके बाद प्रीएम्बल के बाद में नेक्स्ट जो आता है दैट इज फंडामेंटल राइट्स, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। और इस चैप्टर में हमें इनके ऊपर ही मेजरली फोकस करना है। अगर आप इस चैप्टर से MCQs को देखोगे तो बेसिकली MCQs में आपको फंडामेंटल राइट्स के ऊपर या प्रीएम्बल के ऊपर या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो मैं उसको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ DPSP, इन सब के मीनिंग के बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारी चीज़ें क्या है, तो एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स के आगे मैं लिख रहा हूँ जस्टिसिएबल फंडामेंटल राइट्स, यानी कि फंडामेंटल राइट्स का अगर वॉयलेशन होता है तो उस केस में कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल की जा सकती है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ही सिर्फ ये पॉसिबल है अंडर आर्टिकल 226 एंड आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो नॉन जस्टिसिएबल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए कभी भी रिट पिटिशन जो है वो फाइल नहीं की जा सकती। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है? बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो गाइडलाइंस हैं जो कि गवर्नमेंट को दी गई हैं, जो कि स्टेट को दी गई हैं, कि जब भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाएगी तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को ध्यान में रखकर अपनी पॉलिसीज को फ्रेम करेगी। फंडामेंटल राइट्स क्या है? बेसिकली फंडामेंटल राइट्स हमारे वो राइट्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। ये वो राइट्स हैं जिसके बारे में हमें कहाँ पता लगता है, इसके बारे में आपको मैं सब बता देता हूँ। फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये वो राइट्स हैं जो कि किसी भी इंडियन सिटीजन को स्टेट के अगेंस्ट में मिलते हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जिनके बारे में आगे हम बात करेंगे, जो हमें स्टेट के अगेंस्ट में मिलते हैं। और यहाँ पे जो मैंने लिखा ना जस्टिसिएबल FR इसलिए लिखा है क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो उस सिचुएशन में रिट पिटिशन फाइल की जा सकती है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, जैसे कि रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस हो या फिर सर्चुलर राय हो या फिर प्रोहिबिशन हो, क्यू वारंटो हो, अलग अलग रिट्स है, वहां पे रिट फाइल की जा सकती है। वेल
ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर जो है ये वैसे JIGL में भी आता है। CS एग्जीक्यूटिव में जब मैं JIGL पढ़ाता हूं तो वहां भी ये कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर आता है और वहां एग्जीक्यूटिव लेवल पे हम इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव में जब हम ये पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तब हम इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि कॉन्स्टिट्यूशन के ये 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, फंडामेंटल राइट एंड DPSP, एंड तीसरा प्रियम्बल। प्रियम्बल जैसे कि अब मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic, ये लाइन आपने जरूर सुनी होगी, एंड टू सिक्योर ऑल ऑफ आवर सिटीजन जस्टिस, सुना होगा आपने, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ये जो मैं प्रियम्बल अभी बोल के आपको बता रहा हूं, ये प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि इसके ऊपर अलग अलग जजमेंट्स भी आ चुके हैं। प्रियम्बल बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का सपना इंडिकेट करता है, उनका पर्पस इंडिकेट करता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों बनाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिकली पर्पस क्या है, ये किस में लिखा हुआ है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिखा हुआ है। अब जब बात करते हैं प्रियम्बल की, तो बेसिकली प्रियम्बल को लेकर 2 बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, जिसमें से सेकंड जो केस लॉ है जिसके बारे में मैं पहले बात कर रहा हूं, वो केस लॉ है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। क्योंकि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का एक ऐसा इंपॉर्टेंट केस है जिसमें यह कहा गया था दैट प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे पहले अगर आपने बेरूबरी यूनियन का केस सुना हो तो उस केस में यह कहा गया था, शुरू में जजमेंट्स जब आए थे, दैट प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन बाद में ये केशवानंद भारती वाले केस में यह कहा गया दैट यस, प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन की जाएगी ना, तो उसके लिए हम प्रियम्बल को भी यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। प्रियम्बल के बारे में आप अभी मैं और इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा, जो प्रियम्बल के एलिमेंट्स हैं उनके बारे में मैं बात करूंगा। नाउ सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब आया था? सो बेसिकली दिस केम इनटू फोर्स ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950। और मैं यहां पे ये भी चाहूंगा कि आप इसके बारे में भी रिसर्च करें कि 26 नवंबर को क्या आता है। 26 नवंबर को हर साल हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इसके बारे में रिसर्च कीजिएगा। सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950। सो 2 साल 11 महीने 18 दिन कुछ कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगे थे। एंड बेसिकली किससे डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन? सो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट डील्स विथ ये 3 एस्पेक्ट से डील करता है, जो मेजर एस्पेक्ट जिनके बारे में बात कर रहा हूं, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा। जैसे कि आपने देखा है कि हमारे यहाँ हर स्टेट में एक चीफ मिनिस्टर होता है और सेंट्रल लेवल पे वी हैव प्राइम मिनिस्टर, फिर कैबिनेट मिनिस्टर सिस्टम आपने देखा है। तो ये सारा जो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट जो है प्रॉपरली, इसके बारे में कहाँ लिखा हुआ है? इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। उसके बाद में राइट्स ऑफ सिटीजन्स क्या हैं, जिसके बारे में हम लोग फंडामेंटल राइट्स में पढ़ते हैं, राइट्स ऑफ सिटीजन्स एंड अदर पर्सन्स। जो सिटीजन्स नहीं है उनको भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट्स मिलते हैं, जैसे कि फॉरेनर हैं। और तीसरा यहां पे जो एलिमेंट है दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब DPSP का एक एग्जाम्पल देकर अगर आपको बताऊं, तो अगर गवर्नमेंट ने, कई बार आपने देखा है कि गवर्नमेंट ऐसे लॉज बनाती है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। सो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का यहां पे मैं अगर बात करूं तो गवर्नमेंट ने कहा कि इक्वल रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो वो गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? वो गवर्नमेंट इसलिए कर रही है बिकॉज अगेन DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसके बारे में लिखा हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में इसमें लिखा हुआ है। ये गाइडलाइन है बेसिकली। DPSP क्या है? DPSP इज बेसिकली ए गाइडलाइन। लेकिन ये जो गाइडलाइन है ये गवर्नमेंट के ऊपर एप्लीकेबल होती है, ये हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो हमारे ऊपर फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे ऊपर एप्लीकेबल होती है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कुछ राइट्स हैं तो हमारे कुछ ड्यूटीज भी हैं, और ड्यूटीज के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखा हुआ है। यहाँ पे ये जो गाइडलाइंस हैं ये गवर्नमेंट को फॉलो करनी चाहिए जब भी गवर्नमेंट कोई लॉ फ्रेम कर रही है। तो गवर्नमेंट जब भी कोई लॉ बनाए, जब भी कोई पॉलिसी बनाए, तो गवर्नमेंट को ध्यान में रखना चाहिए कि हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। यहां मैं आपको एक और बात बता देता हूं,
कि अगर डीपीएसपी को फॉलो नहीं किया, मान लीजिए किसी गवर्नमेंट पॉलिसी में आपको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने लॉ तो बनाया है लेकिन डीपीएसपी को फॉलो नहीं किया, तो यू कैन नॉट फाइल ए रिट पिटिशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। आप कोर्ट में गवर्नमेंट को चैलेंज नहीं कर सकते हो, ये बात समझिएगा। फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, हाँ आप उसको चैलेंज कर सकते हो, लेकिन अगर डीपीएसपी का वायलेशन हुआ है, या आपको लगता है, वायलेशन नहीं कहेंगे उसे एग्जैक्टली, लगता है कि अगर डीपीएसपी को फॉलो नहीं किया, देन यू कैन नॉट फाइल ए रिट पिटिशन इन दैट केस। ओके, अब देखो, सो ये डीपीएसपी के बारे में बात करता है। और अब यहां पे मैं आपको बताता हूं कि बेसिकली हम बात करते हैं कि हमारी जो कंट्री है उसके मेनली जो 3 ऑर्गन्स हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर, जिसका काम होता है लॉ बनाना। तो लेजिस्लेचर में मैं किसको शामिल करूंगा? लेजिस्लेचर में हम शामिल करते हैं लॉ मेकिंग बॉडीज को। तो लॉ मेकिंग बॉडीज कौन सी होती हैं? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, हाउस ऑफ द पीपल, काउंसिल ऑफ द स्टेट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये सब होती हैं लेजिस्लेचर, जो कि बेसिकली लॉ बनाती हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव, जिनका काम क्या होता है? लॉ को एग्जीक्यूट करवाना और उस लॉ के अकॉर्डिंग पॉलिसीज को बनाना, जैसे कि रूल्स को बनाना, अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का वर्क आ गया। एक लॉ बना दिया गया, उसके अकॉर्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ने क्या किया? कोई बेसिकली क्या बना दिया? रूल्स बना दिए जो उसके अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट करनी है। फिर जुडिशरी का काम होता है ये देखना कि लेजिस्लेचर ने कोई ऐसा लॉ तो नहीं बनाया जिससे कि कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है, जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन परमिशन नहीं दे रहा, या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अल्ट्रा वायरस है। गेटिंग माय पॉइंट? अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अल्ट्रा वायरस है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट डिक्लेयर कर सकता है कि ये जो लॉ है ये पूरी तरीके से इनवैलिड है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि पीछे जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके बाद जब फार्म लॉज के ऊपर भी एक लॉ इंट्रोड्यूस किया गया था, तो आपको पता है कि कितना प्रोटेस्ट हुआ था, काफी लोग उसके अगेंस्ट में थे और बहुत सारी रिट पिटिशंस जो थी वो फिर सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी और ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन ने इसकी परमिशन नहीं देता। तो ये जज करना किसका काम होता है? ये जज करना कोर्ट का काम होता है। फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको जज करते हैं और इसीलिए कहा जाता है कि जुडिशरी जो है उसका काम होता है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना और कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हुए हैं उनका ख्याल रखना। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी को दी गई है। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ लेजिस्लेचर, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशरी। तो बेसिकली इन्हें अपनी पावर जो है वो कहाँ से मिलती है? इनके पास पावर कहाँ से आती है? सो बेसिकली दे डिराइव देयर पावर्स। तो इनके पास जो पावर्स आती हैं वो पावर किससे आती हैं? वो पावर आती है कॉन्स्टिट्यूशन से, चाहे वो डायरेक्टली आए चाहे वो इनडायरेक्टली आए। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग चैप्टर्स में, अलग अलग पार्ट्स में ना अलग अलग पावर्स के बारे में लिखा हुआ है। ये जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की इन डेप्थ स्टडी करोगे तब आपको समझ में आएगा कि पर्टिकुलर कौन सा आर्टिकल है जो लेजिस्लेचर को ये अथॉरिटी देता है या कौन सा आर्टिकल है जुडिशरी को एक पर्टिकुलर अथॉरिटी देता है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिकली किसने बनाया है? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है हम भारत के लोगों ने, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपनी पावर कहाँ से डिराइव करता है? सो कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव इट्स पावर्स फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। इसलिए मैंने कहा था ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all of citizen justice, right, social, economic and political, ये सारी राइट जस्टिस हम दिलाएंगे। उसके बाद में आगे की लाइनें भी याद कीजिए, अभी पूरा प्रेम्बल याद कीजिए कि प्रेम्बल के सारे एलिमेंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद जस्टिस के बाद लिबर्टी, राइट, जस्टिस, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, वर्कशिप, फिर इक्वालिटी, फर्टर्निटी, ये सारे एलिमेंट्स हैं किसके? प्रीएम्बल के एलिमेंट्स, जिनके बारे में अभी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो अब अगला जो टॉपिक हमारा आ रहा है दैट इज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और प्रीएम्बल के सारे एलिमेंट्स को अब डिस्कस कर लेते हैं। मैं प्रीएम्बल को बार बार रिपीट कर रहा हूं और प्रीएम्बल को मैं डिवाइड करके बोल रहा हूं आपके सामने, ताकि आपको भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है वो याद हो जाए।
वो याद हो जाए, इसलिए मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूँ। ऑलराइट, हाँ, लास्ट में क्या लिखा हुआ है प्रेम्बल में? ऑन दिस 26th डे ऑफ जनवरी 1950 वी हेयर बाय डू अडॉप्ट, इनैक्ट एंड टू गिव अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। याद आ रहा है? आप कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं? खैर, कोशिश कीजिए प्रेम्बल को याद रखने की। खैर, अब मैं यहाँ पे अगर प्रेम्बल की बात करूँ तो बेसिकली प्रेम्बल, मैंने आपको बताया, इट इज ए पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ प्रेम्बल बेसिकली क्या डिक्लेयर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। और प्रेम्बल के जो अमेंडमेंट हुए थे, उन अमेंडमेंट के बारे में भी अभी हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली यहाँ जो प्रेम्बल है वो डिक्लेयर करता है, क्या डिक्लेयर करता है उसके बारे में अब हम बात करते हैं। देखो, तो बेसिकली जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है वो कहता है कि इंडिया बेसिकली एक सोवरेन कंट्री है। सोवरेन, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोवरेन? तो सोवरेन का मतलब हुआ बेसिकली फ्री फ्रॉम एनी इंटरनल और एक्सटर्नल कंट्रोल। पहले हम ब्रिटेन के कंट्रोल में आते थे, उसके बाद में ब्रिटेन के कंट्रोल से हम आज़ाद हो गए, तो इंडिया नाउ इट इज सोवरेन। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलम रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन। तो सोवरेन का मतलब है कि कोई भी अथॉरिटी हमारे ऊपर नहीं है। ये बात आपको क्लियर कर दूं। अब आप बोलोगे सर इंडिया इज ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस का मेंबर होने का ये मतलब नहीं है कि हम किसी के, हमारे ऊपर किसी का कंट्रोल है। इसके साथ साथ इंडिया कॉमनवेल्थ की भी मेंबर है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज के बारे में हमने सुना होगा, इंडिया उसके भी मेंबर है। बट इसका यह मतलब नहीं है कि इंडिया जो है वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट है। इंडिया इज टोटली कंप्लीटली एन इंडिपेंडेंट स्टेट। उसके बाद में देखिए क्या लिखा हुआ है, सोवरेन, फिर लिखा हुआ है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट, तो इस सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? इस सोशलिस्ट का मतलब बेसिकली ये होता है, सबसे पहले यहाँ पे मैं सोशलिस्ट के आगे लिख देता हूँ 42nd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट से उसको ऐड किया गया था। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 42nd अमेंडमेंट। और बेसिकली सोशलिस्ट का मतलब इंडिया में एक मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो बनाने की कोशिश की गई है इंडिया को। राइट, सोशलिस्ट का मतलब है कि जितने भी प्रोडक्शन के रिसोर्सेज है उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सब लोगों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो। तो रिसोर्सेज के ऊपर जो कंट्रोल होगा बेसिकली वो गवर्नमेंट का भी कंट्रोल होगा, तो प्राइवेट प्लेयर्स का भी कंट्रोल होगा। तो एक तरीके से मिक्स्ड इकोनॉमी। और सोशलिस्ट हमारे यहाँ पे कौन सा सोशलिज्म है? हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ पे हम गांधी जी का जो सोशलिज्म है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। यानी कि जो प्रोडक्शन के रिसोर्सेज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से हो कि किसी भी कैटेगरी से आने वाला पर्सन हो, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उसको सारे रिसोर्सेज जो हैं वो प्रॉपरली मिले। तो वो एक तरीके से सोशलिस्ट यानी कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हमारी कंट्री में प्रिवेल करता है। उसके बाद में बात कर रहा हूं मैं किसकी, उसके बाद में मैंने लिखा कि हमारी जो कंट्री है बेसिकली सेक्युलर है, और सेक्युलर लिख दिया। तो उसके आगे भी मैंने यहाँ पे लिख दिया 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट में ये ऐड हुआ था वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। सो 42nd अमेंडमेंट यहाँ पे मैंने लिखा, और यहाँ पे अब बता रहा हूँ। राइट, सेक्युलर का मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या होगा? सेक्युलर का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। और इसके लिए रेलेवेंट आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 25 टू 28। आपको पता है कि पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान इज ए इस्लामिक कंट्री। पाकिस्तान के लिए कहा जाता है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक, उनका मतलब ये मान लीजिए उनका ऑफिशियल रिलीजन इस्लामिक कंट्री है। इंडिया में आपको ऐसे सुनने को नहीं मिलेगा कि इंडिया हिंदू कंट्री है या इस्लामिक कंट्री है, क्योंकि इंडिया में एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है ऑफ सेक्युलरिज्म का। आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए आप आज़ाद हैं, इंडिपेंडेंट है, तो ये होता है सेक्युलरिज्म का मतलब। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट। और उसके बाद में देखो अगला टर्म आता है क्या? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक, तो डेमोक्रेटिक का मतलब इंडिया में ब्रिटेन की तरह मोनार्क सिस्टम वहां पे नहीं है, जो जैसे कि वहां पे मोनार्की सिस्टम होता है जिसमें कि किंग हुआ करता है, किंग होता है। आपने कई कंट्री में सुना होगा, शायद नेपाल में सुना हो या थाईलैंड में सुना हो, या आपने ब्रिटेन में सुना हो कि वहां पे बेसिकली किंग और क्वीन सिस्टम होता है। इंडिया में ऐसा कोई भी सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। पहले करता था, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ, इंडिया आज़ाद हुआ, उसके बाद में देखिए हमारे यहाँ पे सिस्टम क्या है। हमारे यहाँ पे जो सिस्टम प्रिवेल करता है दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो हमारे यहाँ पे
ये जो डेमोक्रेसी है ये प्रिवेल करती है। ऑलराइट, उसके साथ साथ सो डेमोक्रेटिक सिस्टम मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और फिर मैंने यहां पे लिखा रिपब्लिक, फिर यहां पे मैंने लिखा रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक है यानी कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पे चलता है। तो हमारे यहाँ पे बेसिकली एक इलेक्टेड हेड होता है। मैंने आपको अभी बताया था कि हमारे यहाँ पे मोनार्क सिस्टम जो है, मोनार्की सिस्टम इंडिया में अवेल नहीं करता। सो हमारे यहाँ पे बेसिकली क्या है कि इलेक्टेड हेड होता है एंड दैट इलेक्टेड हेड इज कॉल्ड द प्रेसिडेंट, इज कॉल्ड द प्रेसिडेंट। ऑलराइट, तो जिनकी बेसिकली इलेक्टेड हेड प्रेसिडेंट होते हैं, जिनकी पॉलिटिकल सोवरेनिटी जिनकी होती है दैट इज इन द पीपल। ठीक है, ये बात समझ में आई सबको। तो ये मैं बेसिकली प्रेम्बल का बाइफर्केशन करके आपको समझा रहा हूं कि बेसिकली प्रेम्बल किस तरीके से काम करता है। मुझे पता है कि आपको इसके बाद याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होंगे। तो इनके ऊपर कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाएगा, कोई भी अगर एमसीक्यू आएगा, तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे सीएस एग्जीक्यूटिव में इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, जेआईजीएल में जब चैप्टर आता है कॉन्स्टिट्यूशन का, वहां आपको और डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी उतना ही बताऊंगा जितना आपके सीएसईटी के लिए एग्जाम में टॉप करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए जितना रिक्वायर्ड है। एंड इसके साथ साथ देखो क्या लिखा हुआ है, देखो उसके साथ साथ मैंने जैसे ही आपको बताया प्रेम्बल के बारे में, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। तो क्या सिक्योर करना है सिटीजन्स के लिए, तो यहां पे जो मैंने लिखा सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। तो सिटीजन्स के लिए देखिए क्या सिक्योर करना है, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। देखिए सबसे पहले जस्टिस, ठीक है। अब देखो इस जस्टिस को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। जस्टिस होना चाहिए सोशल जस्टिस, ठीक है, एंड देयर इज इकोनॉमिक जस्टिस, देयर इज इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ये 3 तरीके के जस्टिस हमारे प्रेम्बल ने कहा है कि हमारे इंडिया के सिटीजन्स को मिलने चाहिए। सोशल जस्टिस का मतलब होता है कि इक्वल ट्रीटमेंट हो, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कास्ट के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे। फिर इकोनॉमिक, यानी कि लोगों की इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर उनका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ ये हो गया इकोनॉमिक जस्टिस। फिर पॉलिटिकल जस्टिस क्या होगा, इक्वल पॉलिटिकल राइट, सब लोग वोट कास्ट कर सकते हैं और जो भी एलिजिबल है वो इनफैक्ट इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, इलेक्शन भी लड़ सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने रशियन रेवोल्यूशन से लिया है। ये किससे लिया है, ये बेसिकली रशियन रेवोल्यूशन से लिया है। उसके बाद जस्टिस के बाद में आता है नेक्स्ट, दैट इज लिबर्टी, दैट इज लिबर्टी टू सिक्योर ऑल इट्स जस्टिस। और लिबर्टी किसका आया, तो देखो लिबर्टी के बारे में जब बात करते हैं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि लिबर्टी है अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने की। आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कीजिए, इसके बारे में फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19। थॉट्स को, एक्सप्रेशंस को, आप ट्विटर पे कुछ भी लिखिए, बस वो डिफेमिंग नहीं होना चाहिए। आप अपने आइडियाज को शेयर कीजिए, मीडिया के थ्रू शेयर कीजिए, पेपर के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू शेयर कीजिए, तो ये लिबर्टी है। उसके बाद बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। मैंने आपको बताया किसी भी रिलीजन को आप मानते हैं उसको आप फॉलो करने के लिए हमारी कंट्री में पूरी तरीके से आज़ाद हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिनका मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ, जिनके बारे में डिटेल में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, सो लिबर्टी मैंने आपको बताया, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। उसके बाद देखिए टू सिक्योर ऑल इट्स जस्टिस मिलना चाहिए, लिबर्टी मिलना चाहिए। उसके बाद में आ गया देखो इक्वालिटी। अब आया इक्वालिटी, तो इक्वालिटी बोलता है कि देयर शुड बी एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज। सब लोग कानून की नजरों में और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सब लोग समान हैं इंडिया में, चाहे उसकी पोजीशन कुछ भी हो, फाइनेंशियली उसकी पोजीशन कुछ भी हो, लॉ की नज़र में सारे लोग इक्वल हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर फाइनेंशियल राइट, देयर फाइनेंशियल सिचुएशन, उसके अकॉर्डिंग नहीं देखा जाएगा। फिर इक्वालिटी के बाद में आता है क्या, इक्वालिटी के बाद में आता है फ्रेटर्निटी, यानी कि जिसको हम बोलते हैं ब्रदरहुड। यानी कि ये अब हमारी ड्यूटी है कि हमें क्या प्रमोट करना है। तो हमारी जो एक फंडामेंटल ड्यूटी है अंडर आर्टिकल 51A, तो उसकी जब हम बात करते हैं तो फंडामेंटल ड्यूटी में हमारी ये ड्यूटी है कि हम किसको प्रमोट करें, दैट वी मस्ट प्रमोट
कॉमन ब्रदरहुड, सेंस ऑफ ब्रदरहुड। जितने भी हमारे इंडियंस हैं हम सारे लोग भाई बहन हैं। ऑलराइट, सो ये सारे इंडियन सिटीजन की ड्यूटी होगी कि वो किसको प्रमोट करें। सो दिस विल बी द ड्यूटी ऑफ इंडियन सिटीजन्स टू प्रमोट हार्मनी। तो वो हार्मनी को प्रमोट करें, इसके बारे में लिखा हुआ है। कहाँ? इसके बारे में लिखा हुआ है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में। तो ये मैंने प्रेम्बल को ऐसे डिवाइड करके आपको समझा दिया है कि देखो प्रेम्बल में क्या लिखा हुआ है। उसके बाद में उसके बाद में यहाँ पे आज का लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक ये डिस्कस करते हैं कि हमारा जो इंडियन सिस्टम है, जो हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम है, दैट इज फेडरल, और क्या वो फेडरल है या यूनिटरी है? फेडरल मतलब ड्यूल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड यूनिटरी का मतलब क्या हुआ? यूनिटरी का मतलब सिंगल कंट्रोल। तो यहाँ पे फेडरल सिस्टम भी है, इसका बेसिकली कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन कैसे है कि हमारे यहाँ पे ना ड्यूल टाइप ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में काम करती है, ड्यूल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में काम करती है। आप जिस भी स्टेट में रहते हैं उस स्टेट में आप देखेंगे एक चीफ मिनिस्टर है, देखा होगा आपने, उनकी पूरी अपनी गवर्नमेंट है। और फिर आप देखते हैं कि एक सेंट्रल लेवल पे भी क्या है, एक गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट है। वो एक तरीके से क्या है, फेडरल फीचर है। और यूनिटरी का फिर एग्जाम्पल क्या है, जिसमें कंट्रोल किसी एक ही पर्सन का हो, जैसे किसी किंग का हो, जैसे किसी किंग का कंट्रोल हो। तो हमारे देश में मैं आपको बता देता हूं, यूके और यूएस, दो कंट्रीज को देखिए और उसके बाद इंडिया को देखिए। हमारे यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन है। आपको पता होगा जब किसी स्टेट में इमरजेंसी लगा दी जाती है तो सारा कंट्रोल ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आ जाता है। यानी कि उस स्टेट में जो भी होगा वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर के थ्रू होता है। तो वो एक तरीके से यूनिटरी फीचर है। और फेडरल फीचर जो है वो बेसिकली क्या है, नाउ फेडरल जो है, दिस इज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें यहाँ पे आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये एक केस लॉ में बताया गया था, और उस केस लॉ का नाम है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस बेसिकली केस में ये बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स क्या है, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स हैं उनको चेंज नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट जो है कोई अमेंडमेंट लाकर, लेजिस्लेचर कोई भी अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स को चेंज नहीं कर सकती। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स क्या है? एक बेसिक फीचर ये भी है फेडरल फीचर, राइट, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, बेसिकली फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि ड्यूल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऑलराइट, तो बेसिकली फेडरल सिस्टम में क्या होता है, फेडरल सिस्टम में क्या क्या होता है, अब ये मैं आपको बताता हूं। देखो फेडरल सिस्टम में क्या होगा, फेडरल सिस्टम में एक तो ड्यूल गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल लेवल पे एंड स्टेट लेवल पे। उसके बाद क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है। कुछ चीजें ऐसी है जो स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, और कुछ ऐसे एरियाज है जिनके ऊपर डिसीजन लेने का राइट सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होता है। जैसे कि फॉरेन पॉलिसी के ऊपर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। ऑलराइट, गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद में राइट, तो मैंने आपको बताया कि ड्यूल गवर्नमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ फेडरल सिस्टम। ऑलराइट, सो यहां पे मैं आपको बोल दूं कि अगर जुडिशरी जो है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिड प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का जो प्रोसीजर है दैट इज कंपेरेटिवली रिजिड। मैंने क्यों कहा, बिकॉज यूएस में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। वहीं बात करूं मैं यूके की बात करूं, वहां इजी है। और इंडिया में बेसिकली ये बोल सकते हैं कि ना तो इतना आसान है और ना ही इतना मुश्किल है। ऑलराइट, सो ये बेसिकली हमने बात कर ली किसके बारे में, ये हमने आज डिस्कशन कर लिया है पूरा प्रियम्बल के बारे में। ये मैंने आपको पूरे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, CSET के अकॉर्डिंग, उसके बारे में मैंने बात कर ली है। नेक्स्ट सेशन में मैं आपके साथ बात करूंगा अबाउट फंडामेंटल राइट्स विच इज गिवन अंडर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स हैं जो हम सबको मिले हुए हैं अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें भी आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, बेसिकली 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जिनके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन का इतना पार्ट जो है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।